बज चुके हैं 5 और रोज की तरह श्वेता और अनंत ये खास बुलेटिन लेकर आपके सामने हाजिर है, जिसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर वो खबर जिससे है आपका सीधा सरोकार, उसे इस बुलेटिन में हम शामिल करें। इसके अलावा वो खबर जो आपसे किसी वजह से मिस हो गई है, उसे भी हम शामिल करें। अनंत, तो चलिए शुरुआत करते हैं श्वेता, लोकतंत्र के उत्सव के साथ जो आज त्रिपुरा में मनाया जा रहा है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट पड़ रहे हैं, जिसके लिए मतदान आज शुरू हुआ। सुबह से जनता ने वोटिंग के जरिए राज्य की नई सरकार के लिए अपना मत जाहिर कर दिया है। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक की वोटिंग के बाद उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। दोपहर 3 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक यहां करीब 70% मतदान हो चुका था। विधानसभा की कुल 60 सीटों के लिए 259 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मानिक साहा से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव और मानिक सरकार तक ने अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपना वोट डाला। फिलहाल जीत को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता ने किस पर भरोसा जताया है, ये 2 मार्च को वोटों की गिनती के बाद ही साफ हो पाएगा। तो 60 सीटों पर यहां पर मतदान हो रहे हैं, जिसमें आपको हम बता दें कि लगातार बीजेपी भी अपने दावे कर रही थी और उसका यह कहना था कि हम यहां अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो इस उम्मीद के साथ कि हमारी सीटें ज्यादा से ज्यादा हो, ये हमारा लक्ष्य है। और बाकी तमाम पार्टी, चाहे तृणमूल हो या दूसरी पार्टियां हो, सबका यह कहना है कि जीत उनकी ही होगी, क्योंकि जो भी वो मैनिफेस्टो लेकर के आए इस चुनाव के मद्देनजर वो सब जनहित में है। अब देखना ये होगा कि नतीजा किसके हक में जाता है। 2 मार्च का इंतजार करना होगा, क्योंकि 2 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। बढ़ेंगे आगे। आज से आपको बता दें कि दिल्ली में आदि महोत्सव का आगाज हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया है। 15 दिन के इस महोत्सव में 28 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 आदिवासी कलाकार शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम का फोकस आदिवासी कला को प्रोत्साहन देना और उनके उगाए फसलों को बढ़ावा देना है। 27 फरवरी तक यह आयोजन चलेगा। इस महोत्सव में आदिवासी शिल्प, संस्कृति और व्यापार से आपको सीधे तौर पर जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आदिवासी हस्तशिल्प, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, जेवरात आकर्षण का केंद्र होंगे। देखिए, भारत विविधताओं का देश है और ये विविधता ही भारत को समृद्ध बनाती है। ये विविधताएं भारत की आत्मा है और ये तमाम विविधताएं अगर आपको देखनी है तो आप सीधे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का रुख कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आदिवासी उत्सव चल रहा है। 200 से ज्यादा स्टॉल देश भर की जनजातियों की समृद्ध और अनूठी विरासत को प्रदर्शित कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार के प्रस्ताव पर इस साल को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष भी घोषित किया है। ऐसे में इस महोत्सव में आदिवासियों की ओर से उगाए गए मोटे अनाज को प्रदर्शित करने पर विशेष जोर रहेगा। इस दौरान 13 राज्यों के आदिवासी रसोइये मिलेट्स यानी मोटे अनाज में जायके का तड़का लगाएंगे। तो अगर आप मिलेट्स के पकवान खाना चाहते हैं और मोटे अनाज कैसे उगाए जाते हैं, कैसे वहां पर इनकी खेती होती है, कैसे ये आपकी प्लेट तक पहुंचते हैं, इस पूरे प्रोसेस को समझना चाहते हैं, तो भी आप इस आदि महोत्सव में जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको जायके भी मिलेंगे और साथ ही साथ करीब से देखने का मौका मिलेगा आदिवासी संस्कृति को, आदिवासी सभ्यता को, आदिवासी कला और लोकगीत को। पानी बचाने के लिए एक शानदार पहल की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राजस्थान में जल जन अभियान का शुभारंभ किया है। इसका मकसद जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस दौरान 8 महीने में 10,000 जागरूकता कार्यक्रम कर 5,000 जलाशयों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया है और 10 करोड़ लोगों को जागरूक कर जल जन अभियान से जोड़ने का उद्देश्य है। ये अभियान केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और एक गैर सरकारी धार्मिक संस्थान की ओर से मिलकर चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। जल जन अभियान के लक्ष्य के तहत देश भर में जलाशयों के संरक्षण के लिए 10,000 जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इससे 5,000 जलाशयों के जीर्णोद्धार की योजना भी शामिल है। आपको बता दें कि 4,200 सेवा केंद्रों के माध्यम से जलाशयों का संरक्षण, जीर्णोद्धार करने के साथ करोड़ों लोगों को इस मुहिम से जोड़ा जाएगा।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के 76वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मॉडर्न फोरेंसिक लैब सौंपा है। फोरेंसिक सबूतों को जुटाने और उन्हें प्रिजर्व करने के सभी उपकरणों से लैस वैन के साथ इस लैब से दिल्ली पुलिस की जांच को ताकत मिलेगी। आपको बता दें कि 55 से 60 लाख रुपए कीमत वाली इस फोरेंसिक वैन में फ्रिज, सीसीटीवी कैमरे, माइक्रोस्कोप, डिजिटल कैमरा, फ्लैश लाइट सब मौजूद है। फिलहाल दिल्ली पुलिस को 5 फोरेंसिक मोबाइल लैब्स सुपुर्द की गई हैं। आगे 10 और ऐसी ही लैब्स दिए जाने की योजना है, जिसके बाद इस चलते फिरते फोरेंसिक लैब की संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी और इससे दिल्ली पुलिस की जांच में बड़ी ताकत में इजाफा इसमें होगा, देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि मौजूदा दौर के अंदर जिस तरीके से क्राइम हो रहे हैं उसमें फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की अहमियत काफी ज्यादा बढ़ जाती है और फोरेंसिक लैब अगर मूविंग है, अगर वो चलती फिरती फोरेंसिक लैब है, तो आप सोचिए कि जिस जगह पर वारदात हुई है उस जगह पर बिना समय गवाए आपकी लैब वहां पर पहुंच जाए तो फोरेंसिक जो सुराग होते हैं उनको इकट्ठा करने और लैब पहुंचाने में जो समय लगता था उसकी बचत होगी। तो एक तरीके से एक सही दिशा में कारगर तरीके से फोरेंसिक जांच को आगे बढ़ाने में लैब से मदद मिलेगी। ड्रोन के जरिए उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों में दवाई पहुंचाने का एम्स ऋषिकेश में सफल परीक्षण हुआ। एम्स ऋषिकेश से दवाइयां लेकर ड्रोन केवल 30 मिनट में 40 किलोमीटर दूर टिहरी जिला अस्पताल पहुंचा और 60 मिनट में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर जरूरी सैंपल्स लेकर एम्स ऋषिकेश पहुंच गया। हरियाणा के गुड़गांव की टच ईगल कंपनी का यह परीक्षण सफल रहा। आपको बता दें 16.5 किलोग्राम वजन का ये ड्रोन 3 किलोग्राम वजन को लेकर 1 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करने की क्षमता रखता है। इस परीक्षण के बाद एम्स ऋषिकेश से अब दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी दवाइयां समय से पहुंच सकेंगी। साथ ही पहाड़ी इलाकों के अस्पतालों से जरूरी सैंपल जांच के लिए एम्स ऋषिकेश तक पहुंच सकेंगे। तो आने वाले समय में जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारी विकसित हो रही है, जिस तरह से ड्रोन्स को कई तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे अब देखिए दवाइयों के क्षेत्र में हो कि देखिए मेडिकल क्षेत्र में किस तरह से दवाइयों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है, सैंपल्स को जो कि दुर्गम इलाकों में लोग रहते हैं, खास करके जो हिली टेरेन्स में लोग रहते हैं, वहां से समय पर और जल्द पहुंच सके सैंपल्स और दवाइयां, उसकी व्यवस्था हो गई है। यहां तक कि अब आने वाले समय में बताया जा रहा है कि आपके घर के जो सामान हैं, यानी कि ग्रोसरी आइटम्स भी जो आपके हैं, वो भी कम समय में आप तक पहुंच पाएंगे, इसकी व्यवस्था भी की जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट चीता के तहत अब 12 चीते साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान आएंगे। इनमें 7 नर और 5 मादा चीते शामिल होंगे। चीतों का यह जत्था 18 फरवरी को ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेगा। कस्टम प्रक्रिया पूरी करने के बाद MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कूनो नेशनल पार्क में चीतों का स्वागत करने के लिए मौजूद रहेंगे। वेटनरी डॉक्टर और चीता एक्सपर्ट विशेष विमान से चीतों के साथ आएंगे। एयरफोर्स का विशेष विमान C-17 ग्लोबमास्टर आज सुबह ही दक्षिण अफ्रीका के लिए उड़ान भर चुका है। कल यानी 17 तारीख की रात को 8 बजे दक्षिण अफ्रीका से विशेष विमान भारत रवाना होगा और 18 फरवरी को सुबह 10 बजे ये विमान ग्वालियर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों के लिए विशेष क्वारंटीन ब्लॉक्स बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत 1 महीने तक चीतों को क्वारंटीन में रखा जाएगा। इससे पहले नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, जिन्हें कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। यही प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसी तरीके से पहले विमान के जरिए उन्हें लाया गया भारत और उसके बाद फिर हेलीकॉप्टर्स के जरिए कूनो नेशनल पार्क उन्हें पहुंचाया गया था और उसके बाद फिर उनका क्वारंटीन पीरियड शुरू हुआ था। फिर धीरे धीरे छोटे बाड़े से बड़े बाड़े में और फिर उनके नेचुरल हैबिटेट में उनको छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई। दक्षिण अफ्रीका के साथ हुए समझौते के तहत अब दक्षिण अफ्रीका से हर साल 10 से 12 चीते अगले 10 साल तक हिंदुस्तान को दिए जाएंगे। तो कोशिश यह है कि जो चीता भारत से विलुप्त हो गया था उनकी संख्या में इजाफा किया जाए ताकि ये सुंदर और दुनिया का सबसे तेज रफ्तार वाला जीव भारत के जंगलों में भी दौड़ता हुआ नजर आए। नामीबिया के जो वैज्ञानिक थे हम उसकी पहले चरण में नामीबिया से चीते लेकर के आए थे। उनका 1 महीने का जो क्वारंटाइन का टाइम था वो पूरा हुआ और क्वारंटाइन उनका सक्सेसफुल रहा। फिर उनको 1 किलोमीटर के बाड़े में छोड़ा गया, जहां पर अपने वो नेचुरल तरीके से
रहने लगे और उसके बाद उन बाड़ों को भी आपस में खोला गया, तो एक तरीके से हमारा जो पहली खेप थी चीतों की वो व्यवस्थित तरीके से एस्टेब्लिश हुई है। अभी एक उसका जो दूसरा चरण है 18 तारीख को साउथ अफ्रीका से हमारे 12 चीते आ रहे हैं। रुख करते अगली खबर का। मुंबई के गोवंडी इलाके में अनोखा आर्ट फेस्टिवल चल रहा है। इस महोत्सव में खासतौर से गोवंडी के बाल और युवा कलाकारों की कृतियों की नुमाइश हो रही है। इसका मकसद ये बताना है कि अक्सर बुरी चीजों को लेकर चर्चा में रहे इस इलाके में टैलेंट की भी कमी नहीं है। महोत्सव में फिल्म निर्माण, लाइव रैप और थिएटर प्रदर्शन, संगीत, फिल्म स्क्रीनिंग, कला और फोटोग्राफी से जुड़े आयोजन हो रहे हैं। यहां के 45 युवाओं को मुंबई के कुछ नामचीन कलाकारों ने 6 महीने ट्रेनिंग दी थी। अब इनकी कलात्मक क्षमताओं को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने के लिए गोवंडी कला महोत्सव शुरू किया गया है। ये महोत्सव 19 फरवरी तक चलेगा। जाहिर सी बात है, यहाँ के जो इलाके के वो बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं, जिन्होंने इसे सीखा है बाकायदा, उनको एक मंच मिला है अपनी कला को प्रदर्शित करने का। जहां मुंबई के अलग अलग इलाकों से लोग आ रहे हैं उनकी कला को देखने। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि राजस्थान के पाली में एक छात्र अपनी कलाकारी से काफी चर्चा में है। गौरव नाम के छात्र ने 9000 ओम लिखकर भगवान शिव की तस्वीर बनाई है। वहीं 13,800 बार राम नाम लिखकर गौरव ने हनुमान जी की आकृति उकेरने में कामयाबी हासिल की है। बीबीए के छात्र गौरव ने ये कला कोरोना काल में घर में रहते हुए ही सीखी है। शौकिया तौर पर पेंटिंग सीखकर गौरव अब अपनी कला से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इस तस्वीर को देखकर, ये जो शिव भगवान की तस्वीर उन्होंने बनाई है, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा ही नहीं लगता कि इसको बनाने के लिए ओम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आप सोचिए कितना व्यवस्थित तरीके से इन्होंने एक के बाद एक शब्द को लिखा होगा और इस तस्वीर को गढ़ा होगा। और इसके अलावा भी और भी कई तस्वीरें इन्होंने इसी तरीके से बनाई हैं, जिसमें अलग अलग शब्दों का, अलग अलग वर्णों का इस्तेमाल किया गया है। बाड़मेर की 14 साल की बिटिया मूमल मेहर इन दिनों क्रिकेट को लेकर सुर्खियों में है। बकरियां चराने वाली ये बच्ची रेतीली पिच पर जोरदार चौके छक्के लगा रही है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग इसकी तुलना भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव से कर रहे हैं। आपको बता दें, मूमल का एक वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है, जिसमें वो नंगे पैर क्रिकेट खेलती हुई और चौके छक्के जड़ती हुई नजर आ रही है। खुद पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने मूमल के वीडियो को ट्वीट करके इसकी तारीफ की है। वैसे आपको बता दें कि मूमल के जो मुरीद हैं वो केवल सचिन तेंदुलकर ही नहीं हैं, और भी कई हस्तियां हैं जो मूमल की मुरीद बन चुके हैं। दरअसल मूमल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका है। वो वीडियो ये है कि वो रेतीले मैदान पर खेल रही हैं और चौके छक्के लगा रही हैं। और इसमें बैटिंग स्टाइल जो आप इनका देखेंगे वो ये कि बिल्कुल सूर्य कुमार यादव जैसे 360 डिग्री खेलते हैं, उसी तरीके से मूमल भी अपने बैटिंग का प्रदर्शन कर रही है। वैसे मूमल केवल बैटिंग ही नहीं करती हैं, वो बॉलिंग में भी माहिर है, फास्ट बॉलर भी हैं, और वो भारत के लिए कुछ करना चाहती हैं, टीम इंडिया का हिस्सा बनना चाहती हैं। और सूर्य कुमार यादव उनके फेवरेट खिलाड़ी हैं, उनके जैसा ही वो बनना चाहती हैं, उन ऊंचाइयों को वो छूना चाहती हैं। वैसे जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने भी इनके इस हुनर को देखा और इस हुनर को देखने के बाद उन्होंने भी तारीफ की है इस बच्ची की। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं आनंद महिंद्रा, वो भी इस बच्ची की बैटिंग स्टाइल के मुरीद हो चुके हैं। उन्होंने भी ट्विटर के जरिए अपनी शुभकामनाएं इस बच्ची को प्रेषित की हैं। और जैसे इस बच्चे का वीडियो वायरल हुआ तो इलाके के लोग भी सक्रिय हुए और जो सरकारी नुमाइंदे हैं उन्होंने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। बाकायदा एक किट, क्रिकेट की किट पहुंचाई गई है इस बच्चे को। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि 18 फरवरी को वहां शिवरात्रि का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। वडोदरा में भी शिवरात्रि की तैयारी जोर शोर से चल रही है। यहां शहर के बीच से गुजरती विश्वामित्री नदी के घाट पर कई शिव मंदिर हैं। आपको बता दें, महाशिवरात्रि के लिए खासतौर से यहां पर यप्तेश्वर घाट पर शिव मंदिर में तैयारियां की जा रही है और घाट को सजाया संवारा जा रहा है। खास बात यह है कि कुछ प्रकृति प्रेमियों ने मिलकर बिना सरकारी मदद के इस ऐतिहासिक घाट को सुंदर बनाने का प्रयास किया है। प्रकृति प्रेमियों और कलाकारों ने मिलकर यहां भगवान शिव की 3D पेंटिंग बनाई है और इसको बनाने में काफी मशक्कत, काफी मेहनत इन कलाकारों को करनी पड़ी है। लेकिन इनका जो उद्देश्य है वो ये है कि न केवल भगवान शिव के संदेश को, उनकी महिमा को
लोगों के सामने बताया जाए, उसकी व्याख्या की जाए, बल्कि साथ ही साथ एक संदेश और ये देना चाहते हैं, वो है प्रकृति के संरक्षण का। और इस पेंटिंग के माध्यम से वो अपने इस मकसद को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां तक इस पेंटिंग का सवाल है, तो ये पेंटिंग लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। लोग इसको देखने के लिए वहां पहुंचने लगे हैं। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के धाम पर महाशिवरात्रि की शानदार तैयारियां चल रही हैं। इस बार श्रद्धालु पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ के स्वर्ण मंडित गर्भगृह से दर्शन कर सकेंगे। हालांकि उन्हें केवल झांकी दर्शन ही कराया जाएगा। महाशिवरात्रि पर विश्वनाथ मंदिर में तड़के 4 बजे से अगले दिन रात्रि 11 बजे तक दर्शन पूजन होता रहेगा। आपको बता दें, महाशिवरात्रि के मौके पर इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर में 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। उनका स्वागत रेड कार्पेट और पुष्प वर्षा के साथ होगा। इस बार ऐसा इंतजाम किया गया है कि 45 घंटे लगातार बाबा के दर्शन भक्तों को होंगे। उन्हें मंदिर के सभी दरवाजों से प्रवेश की सुविधा मिलेगी। हर श्रद्धालु को 30 से 35 मिनट के अंदर दर्शन कराने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि लोगों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। महाशिवरात्रि मनाने हिंदू तीर्थयात्रियों का जत्था पाकिस्तान के कटासराज मंदिर के लिए रवाना हुआ है। हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए जत्थे में शामिल श्रद्धालु अमृतसर के श्री दुर्गियाना तीर्थ पहुंचे। वहां दर्शन पूजन के बाद भगवान भोले शंकर का जयकारा लगाते हुए कटासराज मंदिर के लिए विदा हुए। पाकिस्तान के कटासराज मंदिर पहुंचकर ये श्रद्धालु वहां पूरे विधि विधान से महाशिवरात्रि का पर्व मनाएंगे और इसके बाद 22 फरवरी को ये वहां से लौट आएंगे। दुर्गियाना तीर्थ की अध्यक्ष के मुताबिक 115 तीर्थयात्री जाने वाले थे, लेकिन 47 श्रद्धालुओं को समय से वीजा नहीं मिल पाया। तीर्थयात्रियों के इस जत्थे में पंजाब के अलावा कई राज्यों के श्रद्धालु शामिल हैं। और उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 20 फरवरी से शुरू होने वाला है। वहीं खास बात यह है कि इस बार ये तीर्थ यात्रा महंगी होने वाली है। 7 परिवहन कंपनियों की संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति ने सर्वसम्मति से प्रति धाम 5% यात्री किराया बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके कारण 4 धाम का सफर महंगा हो जाएगा। आपको बता दें कि नए निर्णय के लागू होने के बाद 4 धाम यात्रा के लिए साधारण बस का प्रति यात्री किराया 3,938 रुपए हो जाएगा, जो अभी तक 3,750 रुपए था। वहीं एक धाम के लिए 1,554 रुपए, 2 धाम के लिए 2,289 रुपए और 3 धाम के लिए 3,544 रुपए आपको लगेंगे। डीजल, पेट्रोल, स्पेयर पार्ट्स, इंश्योरेंस और रोड टैक्स में बढ़ोतरी का हवाला देकर 4 धाम यात्रा का किराया बढ़ाया गया है। और बीते सप्ताह हुई जोरदार बर्फबारी के कारण हेमकुंड साहिब और उसके आसपास घांगरिया में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। आपको बता दें, हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग और घांगरिया सहित आसपास के इलाके जबरदस्त बर्फ के आगोश में आ चुके हैं। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के रास्तों पर इस समय बड़े बड़े ग्लेशियर पसरे हुए हैं। ऐसे में इन रास्तों को पार करना भी मुश्किल हो रहा है। उधर स्कीइंग के लिए मशहूर स्की रिजॉर्ट औली में राष्ट्रीय स्कीइंग खेलों का आयोजन रद्द हो चुका है। बीते सप्ताह ही औली में जबरदस्त औली में अब मौसम सुहाना होने के साथ निचली स्लोप में जबरदस्त बर्फ पिघल चुकी है। ऐसे में स्कीइंग के शौकीन औली के ऊपरी स्लोप पर जाकर स्कीइंग का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन 21 फरवरी से होना था उसे रद्द कर दिया गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग स्लोप पर बर्फ पूरी तरह से पिघल चुकी है। तो हमारे इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही।